नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि ग्राफिक एरा में वैज्ञानिक साइंस और इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान साइंस कांग्रेस के आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में 15वीं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीक कांग्रेस का शुभारंभ किया। 15वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक कांग्रेस 2020-2021 और 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान कांग्रेस 2021 और 22 के संयुक्त आयोजन का शुभारंभ हुआ। बता दें कि बीते साल कोरोना महामारी के कारण साइंस कांग्रेस का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार दोनों का आयोजन एक साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब का सामूहिक प्रयास चाहिए। इसके तरह के मंथन कार्यक्रम सिर्फ आयोजन तक सीमित ना रहें, बल्कि ऐसे मंथन कार्यक्रमों से निकला ज्ञान रूपी अमृत राज्य और देश की प्रगति के लिए उन्नत तकनीक के रूप से सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम से सूचना के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उनको सबसे अधिक अनुभव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में आदिकाल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 8 सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जो कि हर पहलू को केंद्रित कर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश में वैज्ञानिक ने शोध और ट्रेनिंग कर कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। साइंस कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजन के दौरान सीएम धामी ने 551 अस्पतालों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को इन सभी चिकित्सालयों से लाभ मिलेगा। प्राचीन काल से ही लोग आयुर्वेद चिकित्सा को सर्वोपरि मानते आए हैं। इस कड़ी में अब उत्तराखंड के सीएम धामी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है। सीएम धामी का मानना है कि प्रदेश में मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराई जा रही थी। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में 151 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार हर एक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 551 राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को से जनता को लाभ मिल रहा है। बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले सभी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बुधवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर वक्ताओं ने 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाए जाने को लेकर चर्चा की। साथ ही वक्ताओं ने बताया कि 26 जून को सभी बूथों पर पीएम मोदी के मन की बात सुनी जाएगी। वहीं बैठक में 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए भी चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व के नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बन गई है। 16 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्टी की परंपरा है कि हर 3 महीने से 6 महीने में पार्टी के कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है। साथ ही केंद्र और राज्य की सरकारों की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यों की भी समीक्षा होती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कभी लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी, आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार
काम कर रही है। वहीं कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, जो देश और प्रदेश के लिए विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में देश लगातार पूरे विश्व में अपनी एक नई पहचान बना चुका है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सबसे ज़्यादा विरोध इसका बिहार में ही होता है। उत्तराखंड में तो कहूँ कि न के बराबर है मैं इसके लिए यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि उत्तराखंड राष्ट्रभक्तों की भूमि है। यहाँ से हर जो है परिवार का कोई ना कोई सदस्य देश की सीमा में देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। अभी आपने देखा होगा आईएमए की पासिंग आउट में, जहाँ जो हमसे कई गुना बड़ा है, उत्तर प्रदेश के मात्र 50 कैडेट थे। हमारे छोटे से इस राज्य के 33 कैडेटों ने आईएमए की पासिंग आउट में प्रतिभा किया, उसको पास किया। तो इस बात का संकेत है, चाहे अधिकारी वर्ग में हो और चाहे सैनिक के रूप में हो, यहाँ के लोगों का रुझान सेना के प्रति है। इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा अगर विरोध कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, एनएसयूआई के लोग कर रहे हैं। और उनके बाद भी अगर अखबार अगर आप खोले तो उंगली में आप गिन सकते हैं कितने लोग वहाँ पर थे। ये टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि पहले उस योजना को पढ़ें, समझें, तब रिएक्ट करें, क्योंकि उसमें एक आकर्षक वेतन है। 4 साल के बाद एक लमसम एक हैंडसम अमाउंट दिया जा रहा है। साथ ही अगर जो 25% को रेगुलाइज किया जाएगा। तो उत्तराखंड में वन विभाग ने नई शुरुआत की है। यहाँ जंगलों में फलदार पेड़ लगाने की कायादत शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो वन विभाग स्कूलों और विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद कर रहा है। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार विभाग में वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। वन मंत्री ने कहा कि जिस विभाग की तरफ से जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे, उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह के विभागों में भी आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। इसके लिए अब यह नई शुरुआत कर दी गई है, जहां विभाग, स्कूल और विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद की जा रही है। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार विभाग में वृक्ष लगाने के बाद विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस विभाग की तरफ से जिस क्षेत्र में वन लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी और उसी विभाग का फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह से विभागों की और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे, ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें, ताकि पेड़ों को जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे
उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित भी रखें। तो उत्तराखंड सरकार को नए कैबिनेट मंत्री मिल गए हैं। आपको बता दें कि सतपाल महाराज को पर्यटन विभाग में मंत्री पद दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मंत्रियों को जिले का प्रभार देने के बाद मंत्री भी अपने जिलों में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने लगे हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। उनका कहना है कि हरिद्वार में उनका लगाव रहा है और आने वाले दिनों में जिला योजना के साथ साथ हरिद्वार जिले के विकास के लिए भी बेहतर काम किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बेहतर तरीके से काम करेंगे। हरिद्वार में भी मेरी तरफ से विकास के लिए काम किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री बने हैं। सतपाल महाराज बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार से उनका लगाव रहा है और आने वाले दिनों में जिला योजना के साथ साथ हरिद्वार जिले के विकास के लिए वे बेहतर काम करेंगे और बेहतर काम किए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के तहत सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बेहतर तरीके से काम करेंगे। हरिद्वार में भी मेरी तरफ से विकास के नए नए काम और नए नए विकास किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय लैंगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को सशक्त करने के लिए रितु खंडूरी ने संबोधन किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय लैंगिक समानता विषय पर महिला विधायक सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल रूप से जुड़कर किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि समाज अब लैंगिक समानता की ओर अग्रसर है और एक सुखद अनुभव है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 से 24 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयोजन से महिला विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजन में 6 राज्य जिनमें से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक ने प्रतिभाग किया। 3 दिन तक सभी प्रतिभागी इस आयोजन में लैंगिक समानता और उसके अलग अलग पहलुओं पर अपना मत व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही के सालों में देश में लैंगिक समानता को लेकर सरकार और समाज के कई अभियान चलाए गए हैं। उनका काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों में भी बीच संतुलन के सिर्फ एक महिला ही बना सकती है। राष्ट्र और समाज के विकास के लिए समानता का होना ज़रूरी है। तो वहीं निर्णय लेने का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का होना महिलाओं के लिए ज़रूरी है। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें जन जागरूकता का होना भी ज़रूरी है। आज मैं धर्मशाला में हूँ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। विधायकों के लिए किस तरह से लैंगिक समानता पर एक वर्कशॉप हो रहा है। शी इज़ अ चेंज मेकर, वो समाज में कैसे चेंज ला सकती है। हम सब जानते हैं कि लैंगिक समानता इस वक्त हिंदुस्तान की ज़रूरत है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उससे चांसेस मिले, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो,
चाहे वो कोई भी ऐसा फील्ड हो जहाँ वो कार्य करना चाहती है, तो एक ऐसा वर्कशॉप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन ने इसकी शुरुआत की और उनकी हमने बातें सुनी। बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में रखी और ये 3 दिन का ये वर्कशॉप चलेगा, सेमिनार चलेगा और इस पे समानता कैसे आए, लैंगिक समानता कैसे आए, किस तरह से महिला विधायक इस पर काम कर सकती हैं, किस तरह से समाज में हम लैंगिक समानता ला सकते हैं, इस पर ये वर्कशॉप हो रहा है। तो इसके लिए मैं आज धर्मशाला पहुंची। तो उत्तराखंड में पुलिस अब आधुनिक तकनीक से लैस हो रही है। इस कार्यक्रम में सभी ट्रेनियों को ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें कि आम जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस हो रही है। ट्रेनी पुलिस कर्मियों को उन सभी तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है, जिससे वो आने वाले समय में लोगों की सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर सकेंगे। देहरादून के सेंदोवली में पुलिस संचार ट्रेनिंग केंद्र में 23 ट्रेनी उप निरीक्षकों का 12 महीने की आधारभूत ट्रेनिंग दी गई। इनमें 15 पुरुष और 8 महिलाएं ट्रेनी उप निरीक्षक शामिल हुए। ट्रेनिंग के बाद आयोजित दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी अशोक कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। इन पुलिसकर्मियों को ड्रोन तकनीक, कंट्रोल रूम, ITDA देहरादून में स्थित कमांड और कंट्रोल से संबंधित कार्य प्रणाली समेत कई तकनीकों से रूबरू कराया गया। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। अब उत्तराखंड के लोगों को राशन कार्ड मिलेगा और वह देश भर के किसी भी कोने में जाकर राशन ले सकेंगे। आपको बता दें कि जुलाई से उपभोक्ताओं को ये राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें स्मार्ट राशन कार्ड के तहत वे देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड ATM की तरह कार्य करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में इससे राशन ले सकेंगे। उत्तराखंड की खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिनमें उनकी आइडेंटिटी से लेकर कई अन्य सारे लाभ भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर काम कर रही है और जुलाई से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं अब उत्तराखंड के लोगों को जुलाई से स्मार्ट राशन कार्ड देना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन ले सकेंगे। राशन कार्ड अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब कब वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी ID के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है, जिसके लिए विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे, तो हम उसमें सफल होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारतवर्ष से कई पर्यटक लोग पहाड़ों का लुत्फ उठाने वहां आते हैं। इस दौरान एक्सपीडियस कंपनी के जरिए 10 लोग ब्लैक पीक की यात्रा पर रवाना हुए। उत्तरकाशी जिला जो पहाड़ी क्षेत्रों से ढका होने के कारण इस पहाड़ी क्षेत्र का दीदार करने के लिए भारत के कई राज्यों से लोग उत्तरकाशी की ओर आते हैं। रोमांच के दीवानों के लिए उत्तरकाशी जिले में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं। इनमें से एक है ब्लैक पीक, जिसे काला नाग के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी में सेट एक्सपीडियस कंपनी की टीम एक्सपीडिशन के जरिए रोमांच के दीवानों को उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्र का दीदार कराती है। इस टीम ने इस सीजन का पहला पीक किया, जिसमें उन्होंने रोमांच के दीवानों को ब्लैक पीक
यानी कि काला नाग के दीदार कराया। आपको बता दें कि ब्लैक पीक की ऊंचाई 6,387 मीटर है। इसका मार्ग मोरी ब्लॉक के सांकरी की ओर से जाता है। इस टीम के टोटल सदस्य 10 थे, जिनमें से 5 लोग ही इसे पूरा कर पाए। इस पीक की चढ़ाई 24 अप्रैल को शुरू हुई, जिसके बाद 6 मई को यह सबमिट किया गया और 10 मई को पूरी टीम सकुशल संकारी पहुंची। इस टीम की लीडर शैलेश सेमवाल और मनीष सेमवाल की अगुवाई में इस पीक को पूरा किया गया। ब्लैक पीक बहुत फेमस पीक है उत्तरकाशी की, जिसका नाम है काला नाग। इसकी हाइट है 6,387 मीटर, 6387 मीटर्स। ये जो हमारा एक्सपीडिशन था ये 24 अप्रैल को सांकरी से स्टार्ट हुआ था एंड वापस हम इसे कंप्लीट करके 15 डेज़ में आए थे और हम 10-11 मई को वापस सांकरी आ गए थे। इसका समिट हमने 6 मई को किया दिन में 12 बजे, जिसमें हमारे साथ 5 सदस्यों ने इसको समिट किया है, जिसमें हमारे क्लाइंबिंग गाइड ग्यालबू शेरपा, मनीष सेमवाल, शैलेश सेमवाल, विशाल ठाकुर, विकास राणा, ये सब लोग थे। टोटल सदस्य जिनको हम लेके गए थे ब्लैक पीक में वो सारे 10 लोग थे। वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही आए थे। आपके चारों मेन जगह से आए थे, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। और बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको चढ़ने का। बहुत फेमस पीक है ब्लैक पीक। आपने बंदर पूंछ पीक का नाम सुना होगा, उसी के साथ इस पीक को देखा जाता है, जिसका नाम है काला नाग और ये बहुत ही फेमस माउंटेन है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में सतोपंथ की चढ़ाई के लिए 8 सदस्यों की टीम 25 मई को रवाना हुई थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना काम किया। रोमांच के दीवानों के लिए उत्तरकाशी जिले में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं। इनमें से एक है सतोपंथ, जो गंगोत्री हिमालय क्षेत्र की दूसरी ऊंची चोटी पर है। उत्तरकाशी में सेट एक्सपेड कंपनी की टीम एक्सपेक्टेशन के जरिए रोमांच के दीवानों को उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों का दीदार कराती है। इस टीम ने इस सीजन का यह पहला पीक किया, जिसमें इन्होंने रोमांच के दीवानों को सतोपंथ का दीदार कराया। सतोपंथ की ऊंचाई 7,075 मीटर की है। इसका मार्ग गंगोत्री धाम की ओर से जाता है। इस टीम ने टोटल सदस्य 8 थे। इस पीक की चढ़ाई 25 मई को शुरू हुई और जो कि 17 जून को पूरी टीम सकुशल गंगोत्री पहुंची। इस टीम के लीडर शैलेश सोमवाल और मनीष सोमवाल की अगुवाई में इस पीक को पूरा किया गया। माउंट सतोपंथ एक्सपीडिशन, जिसकी हाइट 7,075 मीटर, 7075 मीटर, अभी हमने इसको सबमिट किया है। हमारी कंपनी का नाम शिवा एडवेंचर ट्रैक एंड टूर, जो उत्तरकाशी बेस्ड है एंड उसको हम सेट एक्सपर्ट्स, उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अपने एज ऑर्गेनाइज़र के लिए। ये जो अभियान था, जो पूरा एक्सपीडिशन था, 25 मई को उत्तरकाशी से स्टार्ट हुआ था और वापस हम 17 जून को आए हैं उत्तरकाशी और 12 जून को दिन के 2 बजे हमने इसको सबमिट किया है सतोपंथ पीक को। और गंगोत्री हिमालयाज़ की ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, 7,000 मीटर की पीक है, जिसके फीट में 23,000 फीट की इसकी हाइट है। इस टीम में हमारे 8 सदस्य थे जो पूरे भारत से आए थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, और इस तरीके से हमने इस अभियान को किया है। इसमें हमारे साथ 4-5 लोगों की क्लाइंबिंग टीम थी, जिसमें ग्यालबू शेरपा, जो बहुत फेमस क्लाइंबिंग गाइड हैं उत्तरकाशी के, मैं, शैलेश सेमवाल, मनीष सेमवाल, अंकुल राणा, हम लोग इसमें क्लाइंबिंग गाइड्स थे, जिन्होंने हमारे अपने मेंबर्स के लिए हमने रूट खोला है, उनके लिए रास्ता बनाया है और इस तरीके से हमारे एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा है उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड के जंगलों में बरसात के मौसम में जान का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम ने अपनी टीम को भेजा। बरसात के मौसम में जब जंगल और भयावह हो जाते हैं और वहां जाना खतरों से खाली नहीं होता, तब भी वन विभाग जंगलों में अपनी गश्त जारी रखेगा और जंगली जानवरों को बचाने का काम करेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशक साकेत बडोला के मुताबिक इस बार मानसून सीजन के लिए वन विभाग की टीमों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर दिया गया है, ताकि जंगलों में गश्त के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें ना हो सके। जहां एक और वनों के आसपास मानव और
वन्य जीव के बीच संघर्ष की खबरें आती हैं तो वहीं दूसरी ओर तस्कर भी जानवरों को मारकर तस्करी की फिराक में लगे रहते हैं। ऐसे में वन विभाग को इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए मुस्तैद रहना होगा, जिसके लिए वन विभाग ने अपनी टीम को गश्ती के लिए ज़्यादा गश्ती बनाने के लिए कहा गया है। बरसात के सीजन में जंगलों में रोड वगैरह काफ़ी टूट जाते हैं, तो उसको लेके कुछ प्लान किया आपने, क्या कुछ है वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे साथ समस्या ये है कि जब बरसात होती है तो जो भी जंगल के अंदर जो वन मार्ग हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और जो नाले हैं, रॉ हैं, सोत हैं, उन सब में बहुत पानी आता है। तो इसीलिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनका भी जंगल में जाना, गश्त के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं। तो इसीलिए जो बरसात का टाइम है उसमें हम ऑपरेशन मानसून चलाते हैं। उसमें ऑपरेशन मानसून के अंतर्गत हमारे जो वनकर्मी हैं वो जो हमारी जो बिल्कुल सेंसिटिव जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पैदल गश्त करते हैं, और सिर्फ अपने ही एरिया की नहीं करते, आसपास की जो रेंज होती हैं, आसपास के जो भी इलाके हैं, उन सब के लोग साथ मिलके उन एरिया की और उन क्षेत्रों की गश्त करते हैं। तो ये सारा जो ऑपरेशन होता है इसको ऑपरेशन मानसून कहते हैं। इसकी तैयारी हम मानसून शुरू होने से पहले ही कर लेते हैं, जिसमें कि चाहे कर्मचारियों के लिए जूते देने, उनके लिए बरसात के जो बरसाती या कोई कोट है, रेन कोट देना, वो सब शामिल होता है। उनके लिए राशन कई जगह पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहां तक बाद में पहुंचना बहुत दूभर हो जाता है। और इवन जो हमारे जो पालतू हाथी हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है इस मानसून गश्त के लिए। ये ऑपरेशन मानसून का जो शुरुआत है वो 15 जून से हो जाती है, और अभी हमने जो पिछला संडे था उस दिन हमने इसकी शुरुआत राजाजी टाइगर रिजर्व के अलग अलग एरिया से की, जहाँ पर कि हमारे जो अलग अलग रेंज के लोग थे वो छोटी छोटी टीमें बना के अपने एरिया को स्कैन करते हुए हम लोग एक जगह पे मिले, जहाँ पर हमने उनसे पूछा भी कि कौन कौन से एरिया में उन्होंने क्या देखा, कहाँ पर खतरे उन्होंने महसूस किए, कहाँ पर वन जीवों की सुरक्षा के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी हमारी फील्ड में उस पर हमने वहीं पर बात की। इसकी हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।